हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी का रिस्पांस जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर हुए हैं, बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि काफ़ी प्रश्न आपकी वीडियोस से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार देते हैं। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे दोस्तों। मैं तो आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले और आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों। ये मैं पार्ट फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पार्ट सेकंड भी हो सकता है आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। पार्ट सेकंड भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुरब्बा बनाने में 1 किलो आंवले के साथ कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया है कि मुरब्बा बनाने में 1 किलो आंवले के साथ कितनी चीनी यानी शक्कर की आवश्यकता होती है। कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? 1.5 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप चाहें तो ये अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। यदि आप इन सब नोट्स की PDF चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। तो और वहाँ पे फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा, वहीं पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम आंवले के साथ कितना साइट्रिक एसिड मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलोग्राम आंवले के साथ कितना साइट्रिक एसिड मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। कितना साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं 1 किलोग्राम आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए। तो साइट्रिक एसिड 0.8 ग्राम, सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसे, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, इसका 0.8 ग्राम ही इसका प्रयोग करते हैं 1 किलोग्राम बनाने के लिए। आपको याद रखना है दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 5 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाने के लिए कितने नमक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि यदि हमें 5 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनानी हो तो उसके लिए हमें कितने नमक यानी साल्ट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, 100 ग्राम साल्ट यानी नमक की हमें आवश्यकता होगी। यदि हम 5 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाना चाहते हैं तो हमें 100 ग्राम नमक की आवश्यकता होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए कितना एसिटिक एसिड चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे यही पूछा गया है कि यदि हमें 5 किलोग्राम चटनी बनानी हो तो कितना एसिटिक एसिड चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था नमक और यहाँ पे पूछा गया है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ml। तो ये आपको याद रखना है कि 5 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए हमें 10 ml एसिटिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी जेली में कुल मिले ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए। दोस्तों, अच्छी जो जेली होती है, अच्छे प्रकार की जो जेली होती है, उसमें कुल मिले ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए। कुल मिले ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, 65% होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि जेली में कुल मिले ठोस पदार्थ 65% होता है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेल मीटर का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, जेल मीटर का आविष्कार प्रोफेसर बेकर ने किया था। ये दोस्तों, ये लिखा है प्रोफेसर बेकर ने किया था जेल मीटर का आविष्कार। दोस्तों, जेल मीटर का प्रयोग हम क्या प्रयोग करते हैं, जेल मीटर का क्या प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जेल मीटर का प्रयोग हम पेक्टिन की मात्रा मापने के लिए करते हैं। जेल मीटर का प्रयोग करते हैं पेक्टिन मापने के लिए कि किसमें कितना पेक्टिन है। जेली बनाने के लिए हम पेक्टिन का पता लगाते हैं। और दोस्तों, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल अमरूद होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 किलोग्राम हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए कितना सरसों का तेल चाहिए।
दोस्तों 1 किलोग्राम हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें 250 ग्राम सरसों का तेल चाहिए पड़ता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा ये डिटेल क्यों बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि दोस्तों कि क्वेश्चन से रिलेटेड इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। अब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्दी जल्दी आपका प्रश्न करवा रहा हूं। सीरे की बूंदों का निरीक्षण किस मीटर से करते हैं? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सीरे की बूंदों का निरीक्षण हम किस से करते हैं? दोस्तों जो सीरे की बूंदे का निरीक्षण हम रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ का बता दिया है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, वहाँ पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर देना। 1 किलोग्राम पपीते का अचार बनाने के लिए कितने सिरके की आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 1 किलोग्राम जो पपीते का अचार बनता है उसे बनाने के लिए कितने सिरके की आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों सिरका, तो दोस्तों 1 लीटर सिरके की आवश्यकता पड़ेगी 1 किलोग्राम के लिए, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षण हेतु डिब्बों में सुधार किसने आरंभ किया? दोस्तों पूछा गया है परीक्षण हेतु डिब्बों में सुधार किसने आरंभ किया? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीटर ड्यूरेट, इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 में, पीटर ड्यूरेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाश्चुराइजेशन का आविष्कार किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लुई पाश्चर ने किया था। देखिए यहाँ पे मैंने इसका सन भी लिख दिया है, 1860 में किया था। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाश्चुराइजेशन का आविष्कार कब किसने किया। तो इसका 1860 में किया और लुई पाश्चर ने किया, ठीक है। पाश्चुराइजेशन याद रखना है। भारत में आधुनिक ढंग से फल परिरक्षण उद्योग का शुभारंभ कब से हुआ? दोस्तों 1930 के बाद हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसके इतिहास में आ जाता है, तो इतिहास से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब से ये प्रारंभ हुआ। तो 1930 के बाद से ही यह प्रारंभ हुआ है। दोस्तों भारत में फल सब्जियों की डिब्बाबंदी कब प्रारंभ हुई? दोस्तों 1936 में प्रारंभ हुई और बम्बई में हुई। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, अभी आ रहे हैं, जो आपके पिछला एग्ज़ाम हुआ है, चाहे ये डिसीज़ वाला हो, चाहे उसके पहले और एग्ज़ाम हुए थे, कि काफ़ी सरक प्रश्न आपकी वीडियोस से आ रहे हैं, आप और वीडियोस लेकर आइए। तो दोस्तों मैं काफ़ी आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये कंटेंट बनाकर लाता हूँ। तो दोस्तों आपको भी थोड़ा सपोर्ट मुझे करना चाहिए और अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और दोस्तों और इसको लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ये सब करें। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1950 में कर्नाटक में हुई। कर्नाटक में कौन से ज़िले में हुई? कर्नाटक के, तो मैसूर में हुई। दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1950 में कर्नाटक के मैसूर ज़िले में हुई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है अपने नोट्स में कि सिट्रिक एसिड इन लेमन, यानी अमरूद नहीं सॉरी लेमन यानी नींबू में सिट्रिक एसिड कितना होता है? तो 6 से 7% सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फल पदार्थ आदेश कब पारित हुआ? दोस्तों कब पास हुआ फल पदार्थ आदेश? तो इसे बोलते हैं हम फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ये FPO यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर बोलते हैं। ये 1955 ईस्वी में लागू हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना कब की? खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 में की, आपको याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फल व सब्जियों में खराबी किसके कारण आती है? दोस्तों पूछा ये गया है कि फल व सब्जियों में खराबी किसके कारण आती है? दोस्तों एंजाइम तथा सूक्ष्म जीव। फल तथा सब्जियों में जो खराबी आ जाती है वो एंजाइम तथा सूक्ष्म जीव के कारण उसमें खराबी आ जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खमीर चीनी के कितने प्रतिशत घोल में सर्वाधिक आता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से 20%।
खमीर चीनी के कितने प्रतिशत घोल में सर्वाधिक आता है? तो 10 से 20% में सर्वाधिक आता है। नमक के घोल में नमक की मात्रा किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? दोस्तों पूछा गया है कि नमक के घोल में नमक की मात्रा किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो सेल मीटर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेली में उफान आने पर क्या मिलाया जाता है जिससे उफान ना आए? ठीक है, तो जब जेली बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है जब उसमें उफान आता है कि उसमें उफान ना आए? तो उसमें उफान ना आए इसलिए हम उसमें खाद्य तेल मिलाते हैं, एडिबल ऑयल भी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, खाद्य तेल को। सबसे उत्तम श्रेणी की पेक्टिन किस में होती है? दोस्तों पेक्टिन एक पदार्थ है जिससे जेली बनाना जिससे जेली बनती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? हम एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अमरूद में। सबसे उत्तम श्रेणी की पेक्टिन अमरूद में पाई जाती है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जीवाणु से 8 घंटे में कितने जीवाणु बन जाते हैं? एक जीवाणु से 8 घंटे में कितने जीवाणु बन जाते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि एक जीवाणु से केवल 8 घंटे में, ठीक है, 1 लाख कितने लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ 50 लाख, यानी 1.5 करोड़ बन जाते हैं आपके। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1.5 करोड़ बन जाते हैं आपके, याद रखना है। बड़े पैमाने पर चीनी को किस विधि से साफ करते हैं? ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चीनी को किस विधि से हम साफ करते हैं बड़े पैमाने पर? तो इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फोनेशन इसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप काफ़ी मात्रा में वीडियो देखने आते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों कि मैं इतनी मेहनत करके आपको ये सब कंटेंट लाता हूँ और आप लोग ऐसा करते हैं दोस्तों, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह एंजाइम कौन सा है जिससे दुर्गंध आती है? दोस्तों वह एंजाइम परऑक्सीडेज है, परऑक्सीडेज। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकोटॉक्सिन पैदा करते हैं, माइकोटॉक्सिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो माइकोटॉक्सिन पैदा करते हैं? दोस्तों मोल्ड, या इसी को हम हिंदी में सांचा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मोल्ड बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरका बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? दोस्तों सिरका किस फल से सबसे अच्छा बनता है, या उपयुक्त फल कौन सा है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसको बोल रहा हूँ वो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है, जामुन है इसका आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है? दोस्तों पूछा गया है दोस्तों कि सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है दोस्तों? तो इसमें हमारी 2 सब्जियां होती हैं, ठीक है, करेला और बैगन। ठीक है, इसमें मेनली करेला ही होता है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको करेला ही लगाना है। इसमें सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है, तो उसमें करेला ही आएगा आपका ऑप्शन में, तो करेला ही लगाना है। यदि ऑप्शन में करेला नहीं है तो आपको बैगन लगाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने दोनों रखे हैं दोस्तों। ठीक है, कि आप लोगों को परेशानी एग्जाम में ना हो। जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार होता है, तो दोस्तों जेली में चीनी मिलाने का जो आधार होता है वो पैक्टिन ग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, पैक्टिन ग्रेड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी और भी करवा रहा हूँ, अभी लगभग 10-12 क्वेश्चन और आगे रखे हैं, ठीक है, वो भी करवा रहा हूँ दोस्तों। आप इनके नोट्स बना सकते हैं। यदि दोस्तों आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो मैंने आपको जिक्र कर दिया है 1-2 बार अभी वीडियो में कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो वहाँ से आप मुझे पहले फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा कुछ कि सर PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मटर की डिब्बाबंदी हेतु कौन सा डिब्बा प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मटर की डिब्बाबंदी हेतु SR कैन लिखा है दोस्तों, ये लिखा है SR कैन, CAN, कैन वाला, ठीक है। कैन मीन्स ही डिब्बा होता है, और डिब्बाबंदी को ही हम कैनिंग बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डिब्बाबंदी को ही हम कैनिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। आम का भंडारण तापक्रम कितना होता है? भंडारण तापक्रम कितना होता है आम का? दोस्तों 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। भंडारण तापक्रम क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम उस आम को स्टोरेज करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोरेज करते हैं, जितने तापक्रम पर वह ख़राब नहीं होता है, उससे ही भंडारण तापक्रम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आम का 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार हुआ? दोस्तों शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार कब हुआ? ठीक है दोस्तों, शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ? IAR द्वारा किया गया था। शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार आपको याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1905 को IAR की स्थापना हुई थी, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यही याद रखना है इसमें केवल आपको कि शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार IAR द्वारा किया गया था, बस इतना ही याद रखना है। टमाटर केचप में संरक्षित पदार्थ प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया है, यदि आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, टमाटर केचप यानी टमाटर की जो चटनी होती है, जिसे हम सॉस भी बोल देते हैं, कई अपनी भाषा में सॉस बोलते हैं, उसी को टमाटर केचप बोलते हैं। टमाटर की चटनी में संरक्षित पदार्थ वो होता है जिससे कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। जैसे हम अचार को संरक्षित करने के लिए, जैसे आम का अचार डालते हैं, तो उसको हम संरक्षित करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होगा नमक। तो उसमें हम नमक मिलाते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं संरक्षित करके। तो इसी प्रकार से टमाटर केचप में हम कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, आप लिख के ले लो, लगभग पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टमाटर केचप में संरक्षित पदार्थ क्या होता है, आपको क्लियर हो गया है। तो सोडियम बेंजोएट का हम प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। टमाटर केचप के संरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसको बनाने में गुदाई एक मुख्य क्रिया है? ठीक है, तो किसको बनाने के लिए गुदाई एक मुख्य क्रिया है? तो मुरब्बा बनाने के लिए गुदाई एक मुख्य क्रिया है। दोस्तों ये मुरब्बा से मुझे एक क्वेश्चन याद आया जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है, हो सकता है पूछा जाए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो दोस्तों मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल आंवला होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, आंवला होता है। और दोस्तों जैम बनाने के लिए कौन सा होता है? ये हो गया आपका मुरब्बा का, ठीक है। और जैम बनाने के लिए आपका सेब होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। जैम बनाने के लिए सेब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेली के लिए जूस का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो प्रश्न में यही पूछा गया है दोस्तों कि जेली के लिए जूस का pH मान कितना रखते हैं या कितना होता है, ठीक है। तो 3.2 होता है दोस्तों, 3.2 होता है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिजैविकी जिसका प्रयोग टमाटर और मशरूम के संरक्षण में होता है, वह कौन सा प्रतिजैविकी है जिसका प्रयोग टमाटर और मशरूम के संरक्षण के लिए करते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइसिन, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं बार बार इस बात का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, आप लोगों से, कि नहीं करना है एक भी क्वेश्चन को इग्नोर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्सवेदन की क्रिया की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उत्सवेदन की क्रिया में हम क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या सुखाने के लिए उत्सवेदन की क्रिया की जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सब्जी का छिलका उतारने में पीलिंग का प्रयोग करते हैं? प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि किस सब्जी का छिलका उतारने में हम पीलिंग का प्रयोग करते हैं, पीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्याज, ओनियन, अनियन इसको हम बोलते हैं, प्याज, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्राइन के घोल में नमक का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों पूछा गया है कि ब्राइन के घोल में नमक का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों ब्राइन के घोल में 1 से 3% नमक का
घोल होता है? ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। अभी और प्रश्न है मैं आपको करवा रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो दोस्तों ज़रूर ये सब कर दीजिएगा आप लोग। तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए, तो वैसा कंटेंट मैं ला रहा हूं आपके लिए और लाता रहूँगा। अभी ये वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, तो जो आपका फ़र्ज़ बनता है वो आप पूरा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छिलका, ये क्वेश्चन ये है, ब्राइन में घोल के नमक का प्रतिशत 1 से 3% होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। छिलका उतारने की किस विधि में विधि को रासायनिक विधि भी कहते हैं? छिलका उतारने की किस विधि को रासायनिक विधि भी कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लाई पीलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लाई पीलिंग। NaOH का यूज़ किया जाता है इसमें। छिलका उतारने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब्जियों के निर्जमीकरण के लिए तापमान कितना रखते हैं दोस्तों? पूछा गया है कि सब्जियों के निर्जमीकरण यानी उसको बोल सकते हैं उसमें से उसके बैक्टीरिया वगैरह हटाना, तो उसका तापमान हम रखते हैं 116 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सब्जियों के निर्जमीकरण के लिए तापमान हम 1 से 16 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और निर्जमीकरण हम कब करते हैं? जब सब्जियों की डब्बाबंदी वगैरह करते हैं तो उसके पहले ही ये प्रोसेस होता है एक निर्जमीकरण। ठीक है, वो हम करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों के निर्जमीकरण के लिए तापमान रखते हैं दोस्तों। फलों के निर्जमीकरण के लिए तापमान हम 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। सब्जियों के निर्जमीकरण के लिए तापमान 116 डिग्री सेल्सियस, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। सब्जियों के निर्जमीकरण के लिए हम 1 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं, और फलों के लिए सब्जियों के लिए 116 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और फलों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। सब्जियों के लिए 16 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रखते हैं दोस्तों। ये इतना आपको याद रखना है, फलों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ये आपको याद रखना है। दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इनको क्लियर करना है। लिख लो चाहे एक जगह पर, और PDF का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे प्राप्त करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशीतन में ताप रखते हैं तो दोस्तों 0.5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं दोस्तों प्रशीतन में ताप। दोस्तों यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं और भविष्य में आपको कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको यदि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो मैं आपके डाउट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो और भी कोई डाउट है तो सब डाउट आपको मैं करता रहूँगा, तो आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और आपको PDF वगैरह भी वहाँ से मैं आपको बता दूँगा कि कैसे प्राप्त करना है दोस्तों। प्रशीतन में ताप 0.5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 0.5 है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों में डिब्बाबंदी में किस घोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पूछा गया है कि फलों में डिब्बाबंदी के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं, तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए हम सिरप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सिरप क्या होता है दोस्तों? सिरप एक पदार्थ होता है, सिरप एक संरक्षित पदार्थ होता है, संरक्षी पदार्थ होता है, जो कि फलों को लंबे समय तक संरक्षित करके रखता है। ठीक है, उसी को हम सिरप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम अचार को संरक्षित करने के लिए उसमें नमक मिलाते हैं, ऐसे ही फलों को संरक्षित करने के लिए उसमें हम सिरप मिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, डिब्बाबंदी करने के लिए इस घोल का प्रयोग करते हैं, सिरप का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के अचार में परिरक्षक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? अब दोस्तों परिरक्षक तो आपको पता ही चल गया, मैं इतनी बार आपसे जिक्र कर चुका हूँ। एसिटिक अम्ल का ही हम प्रयोग करते हैं प्याज के अचार बनाने में परिरक्षक के रूप में। प्याज के अचार को बनाने में परिरक्षक के रूप में हम एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, एसिटिक एसिड ही बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेल मीटर से ज्ञात करते हैं तो दोस्तों जेल मीटर से पैक्टिन ग्रेड हम ज्ञात करते हैं, पैक्टिन की मात्रा भी ज्ञात कर लेते हैं, पैक्टिन ग्रेड प्राप्त करते हैं, जैसे कि किस फल में कितना पैक्टिन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पैक्टिन दोस्तों अमरूद के फल में पाया जाता है, इसीलिए अमरूद के फल को हम जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल मानते हैं, क्योंकि अमरूद में सबसे ज़्यादा पैक्टिन पाया जाता है दोस्तों।
दोस्तों मुरब्बा का TSS यानी कुल मिले ठोस कितना होता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका लास्ट प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण रखा है आपके लिए, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। मैं हमेशा आपके लिए लास्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता हूँ, लास्ट के 4-5 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता हूँ। ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरब्बा का TSS कुल मिले ठोस 70% होता है, 70%। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? आप कमेंट भी करते रहा करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कैसी वीडियो लगी है और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।